अभी हमने पिछले 2 लेक्चर्स में वाटर रिलेशन के बारे में पढ़ा। आज हम वाटर रिलेशन से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हमारा जो मूल चैप्टर है वो है वाटर एब्जॉर्प्शन, देन मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू टॉप यानी एसेंट ऑफ सैप, और उसके बाद में हमारा जो लास्ट इसमें हेडिंग है वो है ट्रांसपिरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स। सो ये तीनों चीज़ें मिला करके वो हैं स्पैक, सॉइल प्लांट एटमॉस्फेरिक कॉन्टिनम। इन तीनों चीज़ों को मिला करके हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने पिछले चैप्टर में वाटर की प्रॉपर्टीज़, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, वाटर पोटेंशियल, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। आज हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बारे में शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर प्रशांत शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सबसे पहले पौधे में वो कौन सा स्थान है जो पानी को अवशोषित करेगा। तो विद्यार्थियों, पौधे में ऐसा नहीं है कि पौधे का कोई भी भाग पानी को एब्जॉर्ब कर सके। पौधे में केवल और केवल एकमात्र स्थान है, वो है रूट यानी जड़ें। जड़ें ही पानी को अवशोषित करेंगी। इसके अलावा पौधे में और कोई भी भाग नहीं है जो पानी को अवशोषित कर सकता हो। और जड़ में भी पूरी जड़ यानी जहाँ से स्टेम शुरू हो रहा है वहाँ से लेकर के और जड़ का आगे टिप तक पूरा भाग है वो पानी के अवशोषण में भाग नहीं लेता है। यदि हम पौधे की रूट की स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो रूट टिप और रूट टिप के ऊपर मिलने वाले रूट हेयर्स, ये संरचना हमें ज्ञात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वास्तव में रूट हेयर जो कि रूट टिप पर मिल रहे हैं वो ही है साइट फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। यदि रूट टिप की अपन बात करें तो आपने जैसा कि एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि पौधे में सबसे आगे एक रूट कैप है। उस रूट कैप के ठीक नीचे मेरिस्टेमेटिक जोन है। मेरिस्टेमेटिक जोन की वो सेल्स जो अब आगे इलोंगेट हो रही हैं, जिन्होंने डिवीजन का करैक्टर छोड़ दिया है, वो इलोंगेशन जोन बनाती हैं, और इलोंगेशन जोन की सेल्स हैं अब आगे डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं और वो रूट हेयर जोन बना लेती हैं। रूट हेयर जोन के बाद में पूरा मैचुरेशन जोन स्टार्ट हो जाता है। तो रूट हेयर जोन में ही रूट हेयर्स मिलते हैं, और ये रूट हेयर्स वास्तव में जो रूट का एरिया है उसको इंक्रीज़ करने के काम आता है, और ये एपिडर्मल जो सेल्स होती हैं उन्हीं का एक्सटेंशन है एक प्रकार का ये रूट हेयर, और हमेशा सिंगल सेल होता है। यदि आप रूट टिप की स्ट्रक्चर देखें तो देखिएगा ये रूट कैप है जिसको कैलिप्टर अपन बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम हो गया, और ये एरिया ऑफ इलोंगेशन हो गया, और ये रूट हेयर सेल्स हो गई, और ये सेंटर में बिल्कुल वेस्कुलर सिलेंडर हो गया है। इसी में यदि रूट टिप के ऊपर आप जो रूट हेयर जोन है उस रूट हेयर जोन में रूट हेयर सेल्स की स्ट्रक्चर देखें तो आप पाएंगे इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये एक प्रकार से प्रोलिफेरेशन है किसका, एपिडर्मल सेल्स का। अब पानी जड़ों द्वारा अवशोषित कैसे होता है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। देखिए, पानी का अवशोषण जड़ों पर उपस्थित रूट हेयर सेल्स को करना है। पूरी इंटायर रूट नहीं करती है, रूट हेयर सेल्स को करना है। अब रूट हेयर सेल्स डायरेक्टली भाग ले रही हैं तो हम इसको एक्टिव एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, और यदि इन्हें किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा और भाग लेने के लिए कहा जा रहा है तो हम इसको पैसिव एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। मतलब पानी का अवशोषण तो रूट हेयर सेल्स को ही करना है, लेकिन ये स्वयं कर रही हैं या किसी फोर्स के दबाव में कर रही हैं। स्वयं कर रही हैं तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन, और यदि किसी दबाव में कर रही हैं तो पैसिव एब्जॉर्प्शन। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि पढ़िए, एक तो आप खुद पढ़ते हैं, एक्टिव हैं इसका मतलब आप, और एक आप मेरे कहने से पढ़ रहे हैं तो आप पैसिव हैं, केवल मेरे कहने से ही पढ़ रहे हैं।
तो दोनों प्रकार की चीज़ों में पढ़ना आपको है, लेकिन खुद पढ़ रहे हैं तो एक्टिव हैं, और किसी के कहने से पढ़ रहे हैं तो आप पैसिव हैं, लेकिन पढ़ना आपको है। वही चीज़ यहाँ पर जल का अवशोषण तो रूट हेयर सेल्स को ही करना है, लेकिन खुद कर रही हैं तो एक्टिव हैं, और यदि खुद नहीं करके वो किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण कर रही हैं तो फिर वो पैसिव एब्जॉर्प्शन है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो कि खुद रूट हेयर सेल्स एक्टिवली भाग ले रही हैं उसमें, ये भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन है जो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होगा, और दूसरा नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन जो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के होगा, और वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की होगी। ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन का मतलब ये हो गया कि बाहर सॉइल में पानी की मात्रा है, इसका मतलब पौधे के अंदर जो रूट हेयर सेल्स हैं उन रूट हेयर सेल्स में पानी की कमी है। बाहर से पानी रूट हेयर सेल्स के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होता हुआ और ये चला जाता है रूट हेयर सेल्स के अंदर। तो जब ये इसके अंदर चला गया, वहाँ अंदर जाने के बाद ये दूसरी सेल इसके अंदर होती है। जैसे पास में कॉर्टिकल सेल्स हैं, उन कॉर्टिकल सेल्स में चला जाता है। कॉर्टिकल सेल से ये होते हुए लास्ट कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर तक चला जाता है। इनर मोस्ट लेयर्स के बाद में यह एंडोडर्मल सेल्स तक पहुंचता है। एंडोडर्मल सेल्स में ये जो कैस्पेरिन स्ट्रिप्स है उनको छोड़ करके जो सिंपल पैसेज सेल्स होती हैं उनसे होते हुए ये पेरिसाइकिल तक पहुंचता है, और फिर अल्टीमेटली लास्ट में ये जाइलम की सेल्स तक पानी पहुंच जाता है। जाइलम की सेल्स तक जब पानी पहुंचता है तो आप इसमें देखिएगा कि रूट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल हैं उसमें ये रेडियल होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जाइलम जो है वो प्रोटोजाइलम, पर्टिकुलरली प्रोटोजाइलम जो होता है वो सीधा संपर्क में होता है पेरिसाइकिल के, क्योंकि वो यहाँ रेडियल वेस्कुलर बंडल है और एक्सार्क होते हैं, तो वो सीधे संपर्क में है। लेकिन यहाँ एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि जो इलास्टिसिटी है जाइलम की वेसल्स की वो शून्य होती है, क्योंकि वो सेल्स काफ़ी रिजिड हैं ये, और इनकी इलास्टिसिटी बिल्कुल शून्य होती है, जिसके कारण इसमें सक्शन प्रेशर तो डेवलप हो जाता है, लेकिन ये टर्गर प्रेशर डेवलप नहीं हो पाता है। तो सक्शन प्रेशर के कारण ही ये पानी को सक करती हैं पेरिसाइकिल सेल्स से, और वहाँ पर पानी आया है एंडोडर्मल सेल्स से। एंडोडर्मल सेल्स में पानी आया है थ्रू कॉर्टेक्स के, और कॉर्टेक्स में पानी आया है रूट हेयर सेल्स से। तो इस तरह से होते हुए पानी है वो जाइलम तक पहुंच जाता है। इस पूरे प्रोसेस में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है, क्योंकि बाहर पानी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर था और जो रूट सेल्स हैं, रूट हेयर सेल्स हैं, उनमें जो पानी का ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो दोनों की ग्रेडियंट में डिफरेंस है। सिंपली ऑस्मोसिस के द्वारा पानी अंदर एंटर कर जाता है। लेकिन सपोज कीजिए इसका रिवर्स हो, यानी बाहर मिट्टी में पानी की मात्रा कम हो और रूट हेयर सेल में ज़्यादा हो, तो यदि अपन इस थ्योरी की बात करेंगे तो फिर पानी तो अंदर से बाहर आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। उस केस में पानी उसी क्रम में ही बाहर सॉइल से यह अंदर प्रवेश करता है, लेकिन इस स्थिति में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है प्लांट की उस सेल को, और ये ऊर्जा निश्चित रूप से रेस्पिरेशन से प्राप्त होती है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में यदि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट एब्जॉर्प्शन होना है तो ऊर्जा खर्च होगी, और अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के चल रहा है तो फिर ऊर्जा खर्च नहीं होती है। यानी बाहर मिट्टी में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो सिंपल ऑस्मोसिस से पानी अंदर एंटर कर जाएगा, और यदि बाहर पानी की मात्रा कम है तो भी पानी अंदर जाएगा, लेकिन उस केस में ऊर्जा खर्च होगी। और ऊर्जा खर्च के हमारे पास में प्रमाण भी हैं कि रेस्पिरेशन की रेट यदि बढ़ती है तो अवशोषण बढ़ जाता है। इसका मतलब ये एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन है और ऊर्जा खर्च होती है। इसी प्रकार यदि ऑक्सीजन अवेलेबल है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ा देता है, उसकी स्थिति में भी अवशोषण की दर, पानी के अवशोषण की दर बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास प्रमाण भी हैं कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन है वो यदि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो तो ऊर्जा खर्च होगी।
नाउ देखिए, पैसिव एब्जॉर्प्शन, दरअसल यदि हम पौधे के पानी की रिक्वायरमेंट और उसके खर्च दोनों को लेके चलें, यानी पानी का इनपुट और पानी का खर्च होना दोनों को लेके चलें, तो कुछ स्थिति में यह एक्टिव एब्जॉर्प्शन है वो पानी की रिक्वायरमेंट को मीट आउट नहीं कर सकता। इसके लिए पैसिव एब्जॉर्प्शन थ्योरी दी गई है। ये थ्योरी कहती है कि जब हायर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है तो उस हायर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन में मीजोफिल सेल्स से पानी अधिक मात्रा में बाहर निकलता है और ये पानी निकल करके सबस्टोमेटल चैम्बर में आ जाता है और सबस्टोमेटल चैम्बर से वेपर फॉर्म के अंदर ये बाहर निकलता है थ्रू स्टोमेटा के। मीजोफिल सेल्स में जब पानी कम हो गया तो इन सेल्स में एक टेंशन क्रिएट हो जाता है क्योंकि डीपीडी इन सेल्स का बढ़ गया, और जब डीपीडी बढ़ गया है इसका मतलब सोल्यूट ज़्यादा है और वाटर कम है। और मीजोफिल सेल्स चूँकि लगातार प्रकाश संश्लेषण करती हैं तो उनमें सोल्यूट की मात्रा लगातार बढ़ती रहती है। तो जब डीपीडी इन सेल्स का बढ़ गया, ये सेल्स एक टेंस की स्थिति में आ जाती हैं कि पानी कम हो गया है और पानी तत्काल चाहिए। तो ये कोशिकाएं अपने डीपीडी को वापस कम करने के लिए जाइलम की जो सेल्स हैं उस सेल्स से पानी लेती हैं, और जो पूरा वाटर कॉलम बना हुआ होता है प्लांट का, उस कॉलम से पानी तेज़ी से इन मीजोफिल सेल्स में जाता है। और वाटर कॉलम में जब से पानी इन मीजोफिल सेल्स में चला जाता है तो वाटर कॉलम के अंदर पानी की कमी होने लगती है, या यूँ कह सकते हो आप कि जो टेंशन क्रिएट हुआ था मीजोफिल सेल्स में वो वाटर कॉलम में चला गया, और वाटर कॉलम पानी को तेज़ी से खींचता है। कहाँ से? कॉर्टिकल सेल्स से। कॉर्टिकल सेल्स में से पानी आ रहा है, कॉर्टिकल सेल्स से पानी को तेज़ी से खींचता है, और कॉर्टिकल सेल्स में इसका मतलब वो टेंशन शिफ्ट हो गया है, और कॉर्टिकल सेल्स उस टेंशन को रूट हेयर सेल्स में शिफ्ट कर देती हैं, और रूट हेयर सेल्स उस टेंशन को कम करने के लिए बाहर माध्यम में सॉइल के अंदर मिलने वाले पानी को तेज़ी से अवशोषित करती हैं, और पानी तेज़ी से एब्जॉर्ब किया जाता है, और पानी एब्जॉर्ब होता है, वो टेंशन रिलीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर पानी के अवशोषण का कार्य तो रूट हेयर सेल्स कर रही हैं, बट उनसे रूट हेयर सेल्स से ये अवशोषण रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के कारण किया जा रहा है। यदि हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, लेकिन इस केस में किसी प्रकार की कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, इसे हम पैसिव एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। और यहाँ रूट हेयर सेल्स डायरेक्टली भाग नहीं ले रही हैं, बल्कि इनडायरेक्टली भाग वो ले रही हैं, या यूँ कहिए कि इन रूट हेयर सेल्स से पानी अवशोषित करवाया जा रहा है, इसीलिए हम इसको पैसिव एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि पढ़ना आपको है, आप खुद पढ़ रहे हैं, एक्टिव हैं, और यदि आपको पढ़ने के लिए मैं कह रहा हूँ या आपको और कोई और कह रहा है उसके कारण आप पढ़ रहे हैं, तो ये पैसिव हो गया, आपका रोल पैसिव हो गया, लेकिन पढ़ना दोनों ही केस में आपको है। उसी तरह से इस समय रूट हेयर सेल्स का जो रोल है वो पैसिव हो गया, लेकिन अवशोषण पानी का इन रूट हेयर सेल्स को ही करना है। तो दोनों प्रकार के अवशोषण की अपन बात करें, एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी अपनी जगह सही है, पैसिव एब्जॉर्प्शन भी अपनी जगह सही है। ज़्यादातर प्लांट्स में जिनमें हायर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है, वहाँ पानी की जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, उसको मीट आउट करने के लिए पैसिव एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर मैकेनिज्म है। लेकिन जहाँ हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, वहाँ पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पर्टिकुलरली ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चलता है, वो एब्जॉर्प्शन है वहाँ पर इजीली काम आता है। हालांकि एनर्जी खर्च करके भी वहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट कार्य जल अवशोषण का किया जाता है। ना फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी का जो ये अवशोषण हो रहा है उन पर कौन से कारक प्रभाव डालते हैं? फर्स्ट वन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन सॉइल। देखिए, सॉइल में जैसा कि अपन ने पहले चैप्टर में बात की थी, सॉइल में 3 प्रकार के पानी हैं, ग्रेविटेशन वाटर है, कैपिलरी वाटर है, एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर है।
प्लांट्स के लिए केवल कैपिलरी वाटर ही अवेलेबल है। अब यदि उसकी मात्रा कम होगी तो निश्चित रूप से अवशोषण की दर भी कम हो जाएगी, और यदि पानी से फुली सैचुरेटेड है सॉइल तो अवशोषण की दर भी बढ़ जाती है। सो ये फैक्टर कि सॉइल में पानी अवेलेबल है, ये फैक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया जो अवशोषण को प्रभावित करता है। सेकेंड वन इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रेजेंस ऑफ मोर साल्ट इन द सॉइल, यदि मिट्टी के अंदर साल्ट्स की मात्रा ज़्यादा होगी, रिजल्ट इन मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर है उस सॉइल सेप का बढ़ जाता है, जिसके कारण सेल, जो रूट हेयर सेल्स हैं, उनके द्वारा पानी का अवशोषण धीमी गति से होता है। तो यदि कोई एल्कलाइन सॉइल है उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन की दर है वो पुअर होगी। नाउ सॉइल एयर, निश्चित रूप से जो पुअरली एरेटेड सॉइल होती है उसमें अवशोषण भी पुअर होगा, कारण कि यदि सॉइल एयर की मात्रा कम है इसका मतलब वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम है, अर्थात वहाँ CO2 की मात्रा बढ़ गई है। CO2 की मात्रा बढ़ जाने से CO2 मेटाबॉलिक इनहिबिटर के रूप में भी काम करती है, तो मेटाबॉलिक इनहिबिटर के कारण वहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पुअर पड़ जाती हैं, इसीलिए यहाँ वाटर एब्जॉर्प्शन है वो पुअर हो जाता है। देन सॉइल टेम्परेचर, यदि हम एक आइडियल टेम्परेचर की बात करें तो वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन 30 डिग्री तक आप उसको बढ़ाते हैं टेम्परेचर को तो आप पाएंगे कि वाटर एब्जॉर्प्शन की दर बढ़ती है। बट उससे आगे आप चलते हैं तो धीरे धीरे ये रेट कम होती चली जाती है, और यदि आप टेम्परेचर को कम करते हैं, लो टेम्परेचर ले जाते हैं, तो आप पाएंगे कि 0 डिग्री के आसपास तो यह है वाटर एब्जॉर्प्शन टोटली फ्रीज हो जाता है, अर्थात पूरा रुक जाता है। तो सॉइल का टेम्परेचर जो है वो भी वाटर एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करता है, चाहे हाई टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर हो, दोनों ही केस में वाटर एब्जॉर्प्शन प्रभावित होता है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें केवल रूट ही नहीं बल्कि कुछ और संरचनाएं भी मिलती हैं, कुछ और स्ट्रक्चर भी मिलते हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं, और ये इसके लिए बहुत ही एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, वो है एपिफिटिक ऑर्किड्स। मैनी एपिफिटिक ऑर्किड्स डेवलप स्पेशल एरियल एडवेंटिशियस रूट्स विच कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कुछ ऑर्किड्स ऐसे हैं जिनमें कुछ अपस्थानिक एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो जाती हैं जो हवा में मिलने वाले मॉइस्चर को, नमी को भी एब्जॉर्ब कर सकती हैं। फॉर दिस ए वाटर एब्जॉर्बिंग टिश्यू इज प्रेजेंट अराउंड द कॉर्टेक्स। ये जो कॉर्टेक्स इसमें पार्ट होता है, उस कॉर्टेक्स के चारों तरफ वाटर एब्जॉर्बिंग टिश्यू जो कि पेरेन्काइमेटस नेचर का होता है वो डेवलप हो जाता है, और उस पेरेन्काइमेटस टिश्यू को ही हम वेलामेन कहते हैं। तो इन ऑर्किड्स के अंदर वेलामेन है वो वाटर एब्जॉर्बिंग टिश्यू है, और ये इन एडिशन टू रूट पानी का अवशोषण कर सकता है, और ये हवा में उपस्थित नमी को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ, हालांकि अपन पीछे चर्चा कर चुके हैं पाथ ऑफ वाटर फ्रॉम रूट हेयर सेल टू जाइलम। जाइलम से हम शुरू करें और यदि रूट हेयर सेल तक बात करें तो वो पाथ क्या होगा। पाथ देखिए दो प्रकार का इसमें पाथ होता है, एक पाथ कहलाता है एपोप्लास्टिक और दूसरा कहलाता है सिम्प्लास्टिक। तो रूट हेयर सेल्स से पानी यदि कोशिकाओं में से होते हुए, कॉर्टेक्स की कोशिकाओं से होते हुए, एंडोडर्मिस की कोशिकाओं से, पेरिसाइकिल से होते हुए जाइलम तक पहुंचता है, और पहुंचने के लिए उसने यदि जो पाथ लिया है और वो पाथ केवल और केवल सेल वॉल का है यानी नॉन लिविंग पाथ लिया है तो वो एपोप्लास्टिक मूवमेंट कहलाता है। लेकिन उसमें साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व है यानी लिविंग पोर्शन इन्वॉल्व है तो इसे हम सिम्प्लास्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो पाथ जो है वो एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक दो प्रकार का प्लांट्स के अंदर मिलता है, और ये जाइलम की जो सेल्स हैं उनमें पानी तब आएगा
जब वहाँ का ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ता है यानी मोर नेगेटिव होता है। इनका मोर नेगेटिव होने का मतलब ये हो गया कि पेरिसाइकिल से ये मोर नेगेटिव है। पेरिसाइकिल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंडोडर्मिस से ज़्यादा नेगेटिव है। एंडोडर्मल सेल्स में कॉर्टेक्स से ज़्यादा नेगेटिव है, और कॉर्टेक्स में जो सेल्स हैं उनका ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो रूट हेयर सेल्स से ज़्यादा नेगेटिव है, और रूट हेयर सेल्स का नेगेटिव होता है बार सॉइल सॉल्यूशन से। तभी पानी अंदर एंटर करता है और थ्रू ऑस्मोसिस के पानी अंदर आ जाता है। लेकिन बाहर सॉल्यूशन में यदि ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम हो गया है रूट हेयर सेल्स से, उस केस में पानी फिर ऊर्जा खर्च करके अंदर आता है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन पौधे में थ्रू रूट हेयर्स के होता है। रूट हेयर्स में पानी अंदर एंटर करेगा, एंटर करके वो जाइलम तक जाएगा, और जाने के लिए इसके पास दो पाथ हैं, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक। दो पाथ ये फॉलो करता है, और पानी निश्चित रूप से बल्कि सॉइल से लेके और जाइलम तक पहुंचने में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पानी जब वहाँ पहुँच गया है तो वहाँ से पानी अब जाएगा ऊपर टॉप पोर्शन पे, जिसको अपन बोलते हैं एसेंटोप सैप, यानी पानी का ऊपर चढ़ना। अभी तो वो जाइलम तक आया है, रूट हेयर सेल्स से होते हुए जाइलम तक आ गया। जाइलम से पानी अब ऊपर चढ़ेगा, जिसको अपन बोलते हैं रसारोहण। न केवल ऊपर चढ़ेगा बल्कि वो स्टैंड बाय भी रहेगा और लगातार पुल होता रहेगा ऊपर की तरफ। तो ये जो प्रोसेस है जिसको रसारोहण कहते हैं, इसको अपन कल हमारे नए लेक्चर के अंदर इसको अपन इंक्लूड करेंगे। थैंक यू।